हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI एंड CITS वैलिडेटेड चैनल में। दोस्तों आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो दोस्तों आपके CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। दोस्तों उसके साथ साथ अगर आप वेल्डर ट्रेड से हैं और किसी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उसमें भी आपके ये क्वेश्चन जो है काम आएंगे, क्योंकि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है वेल्डिंग के रहने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों टोटल क्वेश्चन आपके होंगे 75 के लगभग क्वेश्चन है सारे, तो 75 क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो पसंद आया आपको तो एक लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आपको ऐसे ही क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन। आपको जो CBT टेस्ट होगा आपका CITS एंट्रेंस में, तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन आपका, स्निप एक प्रकार की कैंची है, यह डैश धातु की बनी होती है। तो स्निप जो है एक प्रकार की कैंची होती है, तो कौन सी धातु की बनी होती है दोस्तों? तो वो बनी होती है आपकी हाई कार्बन स्टील की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका, बैंड स्निप का प्रयोग किया जाता है। तो बैंड स्निप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सीट को गोलाई में काटने के लिए। ठीक है दोस्तों, बैंड स्निप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सीट को गोलाई में काटने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीयर का प्रयोग मोटी सीट व सरियों के काटने के लिए किया जाता है, इसकी ब्लेड की धार डैश पर ग्राइंड होती है। तो दोस्तों इसकी ब्लेड की धार कितने पर ग्राइंड होती है? सीयर की जो मोटी सीट और सरियों काटने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं, तो कितने पर ग्राइंड होती है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपको हो जाएगा 87 डिग्री पर इसकी जो धार है ग्राइंड होती है। आगे आपका, हेक्सा ब्लेड किस धातु से नहीं बनाए जाते हैं? तो दोस्तों हेक्सा ब्लेड जो हैंड हेक्सा ब्लेड किस धातु का नहीं बनाया जाता? तो दोस्तों आपका ये हो जाएगा माइल्ड स्टील का जो है नहीं बनाया जाता। आगे आपका, हेड हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। तो इसकी लंबाई कहाँ से मापी जाती है दोस्तों? तो इसकी लंबाई जो दोस्तों इसकी मापी जाती है दोनों सुराखों की केंद्रीय दूरी से मापी जाती है। दोस्तों सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारी चीज़ पढ़ लेनी है। चाहे दोस्तों आप इसके नोट्स बना लें, या फिर दोस्तों आप एक काम और कर सकते हैं, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपका जो है कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ठीक है, 2-3 बार देखेंगे तो वीडियो को सारी चीज़ें आपको आ जाएगी, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। छैनी एक कटिंग टूल है या डैश धातु की बनी होती है? तो छैनी आपको पता होगा, छैनी जो कटिंग टूल है या किस धातु की बनी होती है? तो ये आपकी होती है दोस्तों हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। आगे आपका, फ्लैट छैनी की धार कॉन्वेक्स अवतल आधार में ग्राइंड होती है, क्योंकि क्योंकि दोस्तों फ्लैट छेनी की धार जो है कॉन्वेक्स अवतल आकार में ग्राइंड होती है। क्योंकि दोस्तों इसमें आपको आंसर बताना है, क्योंकि यदि धार स्ट्रेट रखेंगे तो कटिंग करते समय छेनी उछलती है और कटिंग भी नहीं करती है। ठीक है, तो इसलिए हम दोस्तों उसको अवतल आकार पे ग्राइंड करते हैं। आगे दोस्तों आपका है आठवां, फ्लैट छेनी का कटिंग कोण किस प्रकार रखा जाता है? तो दोस्तों फ्लैट छेनी का कटिंग कोण किस प्रकार रखा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा, नरम धातु के लिए कम और कठोर धातु के लिए अधिक रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है 9 क्वेश्चन आपका, चिपिंग का अर्थ क्या है? चिपिंग का अर्थ दोस्तों आप जानते होंगे, चिपिंग क्या है? चिपिंग दोस्तों हम क्या करते हैं, छेनी द्वारा मेटल पार्ट की मोटाई को कम करना। जो दोस्तों मान लीजिए आपको ये एक मेटल है जिसके ऊपर दोस्तों स्पैटर्स लगे हुए हैं, अगर उसको हटाते हैं उसको चिपिंग कहते हैं। ठीक है, तो चिपिंग का क्या अर्थ है? तो छेनी द्वारा मेटल पार्ट की मोटाई को कम करना, ये जो हमारा काम होता है चिपिंग का। आज दोस्तों 9 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, रेती एक कटिंग टूल है जिसके द्वारा धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटा जाता है, यह डैश धातु की बनाई जाती है। तो रेती एक कटिंग टूल है, आपको पता होगा जब हम घिसते हैं तो उसमें छोटे छोटे दाने कट के बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों ये किस धातु का बना होता है? ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। आगे, रेती के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या को डैश कहते हैं। तो रेती के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर दांतों की संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये आंसर आपका हो जाएगा, इसको हम ग्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेड कहते हैं। आगे दोस्तों, लकड़ी को रेतने के लिए डैश रेती का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी को रेतने के लिए कौन सी रेती का प्रयोग करते हैं दोस्तों हम? तो हम करते हैं रास्प कट रेती का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आपका 13वां क्वेश्चन, हेक्सा ब्लेड को फ्रेम में फिट करते समय दांतों का झुकाव डैश की तरफ रखा जाता है। तो किस तरफ रखा जाता है दांतों का झुकाव? तो आगे विंग नट की तरफ जो है रखते हैं दांतों का झुकाव। ठीक है, स्टील रूल डैश धातु का बनाया जाता है। तो स्टील रूल किस धातु का बनाया जाएगा आपका? तो स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है। ऑड लाइक क्लीपर का प्रयोग करते हैं। तो ऑड लाइक क्लीपर का प्रयोग क्या होता है दोस्तों? मार्किंग करने के लिए ऑड लाइक क्लीपर का प्रयोग करते हैं।
आगे दोस्तों आपका 16 नंबर है यानी 16वां क्वेश्चन है। स्क्राइबर का प्रयोग मेटल पार्ट की सतह पर लाइन खींचने के लिए करते हैं, इसका पॉइंट कोण डैश डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो है पॉइंट कोण कितने डिग्री पर ग्राइंड होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 12 से 15 डिग्री पर ग्राइंड किया जाता है। आगे दोस्तों 17वां क्वेश्चन है आपका। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग मार्किंग करने तथा जॉब को चेक करने के लिए करते हैं। दोस्तों ट्राई स्क्वायर मतलब जहां भी आ जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। ज़्यादातर दोस्तों ट्राई स्क्वायर क्या होता है, 90 डिग्री का बना होता है हमारा, ठीक है। तो इस तरह का जो मेटल आपको टूल होगा वो दोस्तों ट्राई स्क्वायर होता है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। आगे दोस्तों मेटल पार्ट की सतह सतह मेटल पार्ट की सतह पर रेखाओं को पक्का करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो मेटल पार्ट की सतह को रेखाओं को पक्का करने के लिए अगर दोस्तों हम चौक से निशान लगाते हैं तो मिट सकता है, तो क्या करते हैं हम डॉट पंच का यूज करते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों है आपका 19वां क्वेश्चन। किसी स्ट्रक्चर को वेल्ड करते समय उसकी लेवलिंग चेक करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों किसी स्ट्रक्चर को वेल्ड करते समय उसकी लेवलिंग चेक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, तो ये आपको हो जाएगा स्प्रिट लेवल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपने एक डिवाइस देखा होगा जो मैकेनिकल में यूज़ होता है, इस तरह में यहाँ पे लिक्विड लगा होता है और स्प्रिट लेवल होता है, ठीक है। आगे दोस्तों आपका 20वां है। वेल्ड गेजों का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो वेल्ड गेजों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, फिलेट वेल्ड का साइज चेक करने के लिए वेल्ड गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 20 क्वेश्चन हमने कर लिए, बहुत ही स्पीड में करा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी, और आप अच्छे से और कम टाइम में ज़्यादा तैयारी कर सकें। दोस्तों 21वां है। पाइप कटर का प्रयोग पाइप काटने के लिए किया जाता है, इसमें लगे रोलर या कटर व्हील बनाए जाते हैं। तो रोलर और कटर व्हील बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं दोस्तों, तो इसलिए बनाए जाते हैं हाई स्पीड स्टील्स के बनाए जाते हैं जो कटर और व्हील बनाए जाते हैं। आगे आपका 22वां है। वेल्डिंग शॉप में गर्म जॉब को पकड़ने के लिए टोंग्स का प्रयोग किया जाता है, यह निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है। तो टोंग्स का प्रयोग किया जाता है, तो ये कौन सी धातु का बनाया जाता है दोस्तों, तो ये दोस्तों जो आपको बनाया जाता है माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। टोंग्स जो होता है आपका चिमटा जो होता है, ठीक है। बेंच वाइज का साइज लिया जाता है। तो बेंच वाइज का साइज कहाँ से लिया जाता है, तो बेंच वाइज का साइज लिया जाता है जॉ प्लेट की चौड़ाई से बेंच वाइज का साइज लिया जाता है, ठीक है। आगे आपका 24वां। लैग वाइज का प्रयोग फोर्ज वेल्डिंग में किया जाता है, इसकी बॉडी बनाई जाती है। तो इसकी बॉडी जो है किससे बनाई जाती है, लैग वाइज की दोस्तों, इसका बनाया जाता है माइल्ड स्टील से, इसका जो है बनाया जाता है, ठीक है। आगे दोस्तों देखिए 25वां क्वेश्चन। चिपिंग हैमर का उपयोग वेल्डिंग शॉप में किया जाता है। तो चिपिंग हैमर का प्रयोग वेल्डिंग शॉप में क्यों करते हैं दोस्तों, तो आपको पता ही होगा किस लिए करते हैं, वेल्ड धातु की स्लैग को उतारने के लिए जो चिपिंग का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों 26वें आपका। वेल्डिंग केबल तांबे की बनी होती है तथा व्यास के अनुसार इसकी क्षमता होती है। तो इसकी दोस्तों क्षमता कितनी होती है, जो वेल्डिंग की होती है 125 से 600 एम्पियर तक इसकी क्षमता होती है, ठीक है। आगे आपका है। वेल्डिंग केबल 0 से 15 मिलीमीटर, 15 से 30 मीटर व 30 से 75 मीटर होती है। अधिक लंबाई से डैश प्रभावित होती है। तो अधिक लंबाई से क्या प्रभावित होती है, रेजिस्टेंस व वोल्टेज इसमें प्रभावित होती है अगर इसकी हम ज़्यादा लंबाई रखते हैं तो, ठीक है। आगे दोस्तों 28वां। इलेक्ट्रोड होल्डर एक प्रकार का क्लैंप है, यह इलेक्ट्रोड को पकड़ता है तथा वेल्डिंग करंट प्रदान करता है। इसके जो बने होते हैं, तो इसके जो जबड़े होते हैं दोस्तों किसके बने होते हैं, इलेक्ट्रोड होल्डर के, जिसमें आप दोस्तों रोड फंसाते हैं, तो किस चीज़ के बने होते हैं इसके जबड़े दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नॉलेजेबल क्वेश्चन है। तो किसके बने होते हैं, तांबे की मिश्रित धातु से बने होते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों आपका है 29वां। चिपिंग गॉगल्स का फ्रेम डैश का बना होता है। तो चिपिंग गॉगल्स का फ्रेम जो है किस का बना होता है, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा इसका बैकलाइट का बना होता है, ठीक है। आगे दोस्तों 30वां क्वेश्चन। वेल्डिंग के दौरान डैश किरणें उत्पन्न होती है जो नंगी आंखों तथा त्वचा के लिए हानिकारक होती है। तो वेल्डिंग के दौरान जो किरणें उत्पन्न होती है नंगी आंखों तथा त्वचा के हानिकारक होती है, तो दोस्तों कौन सी होती है, तो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड दोनों होती है। तो उपरोक्त दोनों आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे दोस्तों चलते हैं 31वें क्वेश्चन पे। सॉलिड फेज वेल्डिंग पार्टों को प्लास्टिक अवस्था में जोड़ा जाता है, इस वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है। तो इस वेल्डिंग का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, इस वेल्डिंग का दूसरा नाम है फोर्ज वेल्डिंग, ठीक है। 31 क्वेश्चन हमने कर लिए पूरे। आगे दोस्तों ये 32वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्क वेल्डिंग की खोज सर हेम्फ्री डेवी ने सन डैश में की थी। तो सर हेम्फ्री डेवी ने जो आर्क वेल्डिंग खोज कब की थी दोस्तों, तो इसकी खोज की थी उन्होंने 1801 ईस्वी में की थी, ठीक है दोस्तों। MMAW का पूरा नाम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो MMAW का पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों 34वां क्वेश्चन। वेल्डिंग केबल की लंबाई अधिक होने से विद्युत प्रतिरोध डैश होगा। तो अधिक लंबाई होने से, वेल्डिंग केबल की अधिक लंबाई से विद्युत प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, तो विद्युत प्रतिरोध जो हो जाएगा इसका अधिक हो जाएगा, ठीक है।
आगे दोस्तों आपका परिरक्षित धातु आर्क वेल्डिंग को डैश कहते हैं। धातु आर्क वेल्डिंग को डैश कहते हैं। तो क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? परिरक्षित धातु आर्क वेल्डिंग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा SMAW। ठीक है। आगे दोस्तों आपका 36 क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग द्वारा धातुओं को जोड़ा जाता है, यह एक डैश प्रकार की विधि है। तो यह किस प्रकार की विधि है दोस्तों? ये हो जाएगा स्थायी विधि है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग आपकी कौन सी विधि है? स्थायी विधि है। नॉन प्रेशर फ्यूजन वेल्डिंग में ताप का स्रोत डैश होता है। तो नॉन प्रेशर में फ्यूजन वेल्डिंग में ताप का स्रोत क्या होता है दोस्तों? तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा ये उपरोक्त सभी गैस, फ्लेम, विद्युत और फोर्जिंग ताप, ये सारे होते हैं नॉन प्रेशर फ्यूजन वेल्डिंग में। ठीक है। आगे दोस्तों आपका है, इस विधि में जोड़े जाने वाले पार्टों के सिरे को पिघलाने की अवस्था तक लाया जाता है और फिर दबाव देकर जोड़ा जाता है। इसमें पूरक धातु की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों कौन सा है ये कौन सी आपका ये वेल्डिंग हो जाएगा? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा दोस्तों ये वाला प्रेशर वेल्डिंग भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम प्रेशर दे के जो है वेल्डिंग का जोड़ लगाते हैं। आगे दोस्तों है 39 क्वेश्चन, टिग वेल्डिंग में डैश इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन, टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, जो नॉन कॉन्ज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है। आगे दोस्तों टिग वेल्डिंग में इनर्ट गैसों के बीच में करंट गुजारा जाता है। इसमें निम्न गैस इनर्ट गैस नहीं है। तो टिग वेल्डिंग में इनर्ट गैस के बीच में करंट गुजारा जाता है, इसमें से निम्न गैस इनर्ट गैस नहीं है। तो कौन सी गैस इनर्ट गैस नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन जो है इनर्ट गैस नहीं है। ठीक है। आगे दोस्तों 41 इलेक्ट्रोड तथा वर्कपीस के मध्य आर्क उत्पन्न होती है। तो इलेक्ट्रोड तथा वर्कपीस के मध्य आर्क उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं वायुमंडल में आयनीकरण द्वारा। ठीक है। आगे दोस्तों 42वें क्वेश्चन में गैस वेल्डिंग में डैश जलने से सहायता करती है। तो गैस वेल्डिंग में डैश गैस जलने से सहायता करती है। तो ऑक्सीजन गैस अगर जलती है तो उसकी जलने में सहायता करती है। ठीक है दोस्तों, 42 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। आप चलते हैं दोस्तों 43 क्वेश्चन पे, यानी 43वें क्वेश्चन पे। 43वां क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बन आर्क वेल्डिंग में डैश इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन आर्क वेल्डिंग में कौन से इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं? तो कार्बन का ही इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं। विद्युत आर्क वेल्डिंग में आर्क निम्न में से किस में उत्पन्न होती है? तो किस में उत्पन्न होती है दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा मेटल पार्ट व इलेक्ट्रोड टिप के बीच उत्पन्न होती है। ठीक है। आगे दोस्तों 45 क्वेश्चन, रेजिस्टेंस वेल्डिंग की किस विधि द्वारा पतली सीटों को आसानी से जोड़ा जाता है? तो किस विधि द्वारा जो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग में पतली सीटों को आसानी जोड़ते हैं? तो स्पॉट वेल्डिंग में जो है आसानी से इसको जोड़ते हैं। ठीक है। आगे दोस्तों स्निप का साइज लिया जाता है। स्निप का साइज कहाँ से लिया जाता है? तो स्निप का साइज लिया जाता है ओवरऑल लंबाई से। ठीक है, इसकी पूरी लंबाई को हम मापते हैं। आगे दोस्तों है, बेंच गियर का प्रयोग छोटी छोटी वेल्डिंग शॉप में अधिक करते हैं, इसके ब्लेड की धार ग्राइंड होती है। तो कितने डिग्री पर ग्राइंड होती है दोस्तों? तो ये आपका 87 डिग्री पर ग्राइंड होती है। हेक्सा फ्रेम डैश धातु की बनी होती है। तो हेक्सा फ्रेम किस धातु की बनी होती है दोस्तों? तो ये होता है आपका माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है। आगे दोस्तों है 49 का, हेक्सा फ्रेम में ब्लेड फिट करते समय ब्लेड के दांते डैश की ओर होने चाहिए। तो किस तरफ होने चाहिए दोस्तों? अभी मैंने ऊपर ही बताया था दोस्तों वो क्वेश्चन। ठीक है, तो किस तरफ होना चाहिए? तो स्लाइडिंग स्क्रू के तरफ होना चाहिए। ठीक है। आगे दोस्तों मशरूम हेड छेनी का प्रयोग उचित नहीं होता, क्यों नहीं होता दोस्तों मशरूम हेड छेनी का उपयोग? इसके हेड का फैला हुआ भाग चोट लगने से पर टूट जाता है, जो अन्य कारीगर को चोट लगने का कारण बन सकता है। ठीक है, उस पर हम चोट लगाएंगे तो टूट सकता है और किसी को भी लग सकती है। ठीक है, इसलिए वो हानिकारक होता है। रेती की लंबाई डैश से ली जाती है। तो रेती की लंबाई कहाँ से ली जाती है? तो शोल्डर से टिप तक ली जाती है। रेतियाँ डैश लंबाई में उपलब्ध होती है। तो रेतियाँ जो है दोस्तों 100 से 400 मिलीमीटर में उपलब्ध होती है। ऑड लैग कैलिपर का दूसरा नाम क्या है? तो ऑड लैग कैलिपर का दूसरा नाम क्या है? हॉर्मोप्रोडाइड कैलिपर। डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। तो डिवाइडर का प्रयोग किस लिए करते हैं? वृत्त तथा चाप लगाने के लिए। ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों 55 क्वेश्चन देखिए। 55 दोस्तों आपका, स्टील रूल निम्न में से किस साइज का नहीं होता? तो स्टील रूल किस साइज का नहीं होता दोस्तों? तो आपका 250 मिलीमीटर का नहीं होता। वेल्ड गेज डैश धातु की बनी होती है। तो वेल्ड गेज किसकी बनी होती है दोस्तों? तो ये आपका बन जाएगा क्रोमियम स्टील की बनी होती है वेल्ड गेज। आगे दोस्तों रेती का डैश भाग नरम रखा जाता है। तो रेती का कौन सा भाग जो है नरम होता है? तो टैंक जो है नरम होता है। आर्क वेल्डिंग सन डैश में पूर्ण रूप से प्रयोग होने लगी। तो आर्क वेल्डिंग कब से प्रयोग होने लगी? 1925 में जो है ये पूरी तरह से प्रयोग होने लगी। ठीक है।
आर्क वेल्डिंग में उत्पन्न तापमान कितना होता है, तो आर्क वेल्डिंग का टेम्परेचर पूछ रहे हैं दोस्तों। तो आर्क वेल्डिंग का टेम्परेचर आपका होता है 3600 डिग्री से 4000 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, आगे दोस्तों ये देखिए, एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग में अधिकतम तापमान डैश डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो एटॉमिक हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग में दोस्तों इसका तापमान जो होता है कितना होता है, तो इसका तापमान होता है 5000 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, आगे दोस्तों है, निम्न में से कौन रेजिस्टेंस वेल्डिंग से संबंधित नहीं है। तो निम्न में से कौन सा रेजिस्टेंस वेल्डिंग से संबंधित नहीं है, जोड़ के ऊपर स्लैग बनती है और जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे दोस्तों है, थर्मिट वेल्डिंग में ताप डैश से उत्पन्न होता है। तो थर्मिट वेल्डिंग में ताप किससे उत्पन्न होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका रासायनिक क्रिया से। आगे दोस्तों, थर्मिक पाउडर डैश का मिश्रण है। तो थर्मिक पाउडर किसका मिश्रण है दोस्तों, तो ये आपका थर्मिक पाउडर का मिश्रण है एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है। ठीक है, आगे दोस्तों है आपका 64 इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में अधिकतम डैश एवं मोटी धातु वेल्ड की जा सकती है। तो अधिकतम कितनी मोटी वेल्डिंग को मतलब मोटी प्लेट को वेल्ड कर सकते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा 50 मिलीमीटर तक की मोटी जो है हम प्लेट को वेल्ड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये हमने 64 क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं 65 पे। ठीक है, निम्न में से कौन प्रेशर वेल्डिंग है। तो निम्न में से कौन सी प्रेशर वेल्डिंग के रूप में जाना जाता है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग को प्रेशर वेल्डिंग के रूप में हम जानते हैं। आगे दोस्तों, निम्न में से कौन रासायनिक वेल्डिंग है। तो रासायनिक वेल्डिंग कौन सा होगा आपका, इसमें से थर्मिट वेल्डिंग जो है रासायनिक वेल्डिंग को हम कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग द्वारा तांबे की वेल्डिंग करना कठिन होता है, क्यों कठिन होता है दोस्तों रेजिस्टेंस वेल्डिंग द्वारा तांबे की वेल्डिंग करना, क्योंकि दोस्तों यह ताप तथा उच्च संचालन करता है। ठीक है, यह ताप तथा उच्च संचालन करता है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों है, स्पॉट वेल्डिंग में वेल्ड क्षेत्र का अधिकतम तापक्रम होता है। तो स्पॉट वेल्डिंग में जो टेम्परेचर पूछा है कितना होता है, तो ये टेम्परेचर दोस्तों आपका होता है 1500 डिग्री सेल्सियस से 1700 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, आगे दोस्तों 69 आपका, स्पॉट वेल्डिंग में नगेट का आकार निम्न से नियंत्रित होता है। तो नगेट का आकार किससे नियंत्रित होता है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा समय से नियंत्रित होता है। आगे आपका निम्न को ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। तो निम्न इसमें से किसको ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहेंगे हम, तो जोड़ी जाने वाली धातु तथा फिलर रोड एक समान हो उसे दोस्तों ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों आगे आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। तो आर्क वेल्डिंग का प्रकार कौन सा नहीं है, लेजर वेल्डिंग जो है आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। ठीक है, निम्न में से किस में फ्यूजन प्रक्रिया नहीं होती। तो किस में फ्यूजन प्रक्रिया नहीं होती, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में फ्यूजन प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है, आगे दोस्तों स्पैटर्स लॉस का अर्थ है। स्पैटर्स लॉस का अर्थ क्या है, तो ये दोस्तों आपका पिघली धातु के बिगड़ने से हुई हानि को स्पैटर लॉस भी कहते हैं। ठीक है, आगे दोस्तों आपका है, वेल्ड में क्लोज जोड़ डैश है। तो वेल्ड में क्लोज जोड़ क्या होता है, जिसमें रूट गैप न रखा गया हो वो दोस्तों आपका वेल्ड क्लोज जोड़ कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो ये मैंने आपको 74 क्वेश्चन करवा दिए। ठीक दोस्तों, और मैंने बहुत ही कम टाइम लिया है, लगभग 18 मिनट हो रहे हैं दोस्तों, और 18 मिनट में मैंने दोस्तों आपको 74 क्वेश्चन करवा दिए। तो कैसी लगी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।